बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। एक तरफ हुकूमत की तरफ से एक नई आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने की तैयारियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A पर जो एक साबका फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो नज़रसानी का मुकदमा है उसकी समाअत शुरू हो गई है। और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ गए हैं, बल्कि उनके बहुत से नए पहलू भी सामने आ रहे हैं, और हर पहलू जो है उसमें से एक नई आइनी बहस का दरवाज़ा खुल रहा है। और एक और जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ 2 अक्टूबर को मियाँ वाली और कुछ दीगर शहरों में एहतजाज की कॉल दिया, बल्कि 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया है। क्या डी चौक और मीनार पाकिस्तान तक पहुँचना तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन होगा? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि मुश्किलात जो हैं वो आपको पिछले दिनों में भी नज़र आई हैं और आइंदा भी नज़र आने का शदीद इम्कान या ख़दशा नज़र आ रहा है। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, और सेनेटर जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो एक जो मामला बड़ा अहम है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब आप इस जो केस का मैंने जिक्र किया 63A पे जो रिव्यू का जो मामला है, इस पर आप वकील भी हैं, तो मैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसमें से जजेस के इख्तलाफात का पहलू सामने आया है, आपको नहीं लग रहा कि इससे सिर्फ कुछ जज साहिबान की नहीं बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालात खड़े हो गए हैं, और इसका जजेस को नहीं बल्कि हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, हामिद मीर साहब आपने दुरुस्त फरमाया। मेरे लिहाज से आइनी बुरहान अपना क्राइसिस तो हमारा है ही, लेकिन एक जुडिशल क्राइसिस भी हमारे सामने है, और बहुत संगीन किस्म का जुडिशल क्राइसिस है, जहां मुझे लगता है कि अब इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि ये वही रेपुटेशन ना हो जाए जो आपको याद है एक बार शहजाद अली शाह साहब के ज़माने में हुआ था, जब एक 3 मेंबर बेंच एक तरफ था और बाकी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ था, और फिर वो एक फुल कोर्ट बैठा, और उसने फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है जुडिशल तारीख़ में। लेकिन उस वक्त भी इसी तरह नज़र आए थे एक तरह से टेंशन जजेस के दरमियान, और इस बार भी ये नज़र आ रहा है, शिद्दत बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह ये है कि आपने देखा, सबसे पहले रिकॉर्ड पे है बात, तो रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं हम। पहले आपने देखा कि जो एक कमेटी बनाई गई आइन के तहत और कानून के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया कि एक कमेटी दुरुस्त है, उसमें ऑर्डिनेंस के साथ अमेंडमेंट भी हुई, और उसका सारा का जो जिस्ट है वो ये है कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं और सीनियर प्यूनी जज हैं वो उसके मुस्तकिल मेंबर होंगे कमेटी के, और एक नॉमिनेटेड जज उसका मेंबर होगा, और ये 3 लोग मिल के अपनी मुशावरत से, कंसल्टेशन के बाद वो फैसला करेंगे कि कौन से बेंच बनने हैं और कौन से केसेस लगने हैं उन बेंचों के सामने। लेकिन हमने देखा कि मसूद अली शाह साहब ने, जो कि उसके मेंबर थे और उसके नेम्ड मेंबर हैं कानून के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मैं इसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो तीसरा मेंबर बनाया है चीफ जस्टिस साहब ने वो सीनियर मोस्ट क्यों नहीं है, यानी जस्टिस मुनीब साहब क्यों नहीं हैं, वो आपने उसको स्किप करके तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को क्यों बना दिया। और उन्होंने उस मीटिंग में वो नहीं बैठे। वो मीटिंग जो हुई उसके मिनट्स भी रिकॉर्ड पे हैं। उस मिनट्स में 3 लोग बैठे सिर्फ, एक चीफ जस्टिस साहब, एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, और एक जो सेक्रेटरी हैं इस कमेटी की। लेकिन जो तीसरे रुकन थे, जो मेंबर थे, जिसके बगैर ये कमेटी बन ही नहीं सकती, वो नहीं बैठे। और उसकी वजह से हमने देखा कि जब 2 मेंबर्स ने ये बेंच बनाया तो जस्टिस मुनीब साहब ने भी एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि मैं इस गैर कानूनी ये तो सारी आप जो बैकग्राउंड बता रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन अब तो केस की समाअत शुरू हो गई है। समाअत के दौरान भी ये जो जजेस की लड़ाई है ये चल रही है। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी अब फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, उस पर अमल दरामद तो होगा या नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या इस फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा? जी देखिए, पहले फ़ैसलों पे अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हुकूमत वक्त है वो नहीं
उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहती, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना चाहता है, ना जिनके पास इख्तियारात हैं वो अमल दरामद करना चाहते हैं, उनको वो जजमेंट्स पहले जैसी अच्छी नहीं लगी। ये जजमेंट जो है मेरे लिहाज से मेरा मौक़िफ़ होगा और कल मैं पेश करूँगा मेरे लिहाज से, और जो रिकॉर्ड पे 2 जज साहिबान का भी ये व्यू है, कम से कम एक जज साहब ने तो राइटिंग में लिख दिया है अपना व्यू कि ये चूँकि गैर कानूनी बेंच है, तो मेरा भी यही मौक़िफ़ होगा। और अगर वो मौक़िफ़ जो है वो तारीख़ जज करेगी कि वो मौक़िफ़ ठीक है, तो फिर इस जजमेंट, इस जो भी जजमेंट आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हमेशा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, अब इसमें भुट्टो साहब की जब उनको सजाए मौत हुई तो वो हो तो गई इम्प्लीमेंट जजमेंट, लेकिन उस जजमेंट को कितने सालों बाद फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अच्छा, अब इसमें एक सवाल, वो गलती की, इसमें एक सवाल पैदा हो रहा है। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उससे खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो वहाँ पर उनकी तकरीर से पहले एक वकील साहब जो हैं उन्होंने एक ऐलान किया, ज़रा सुने वो क्या ऐलान है। हम वकला के इस पे कंसेंसस है कि हम 25 अक्टूबर 2024 के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। सदर है जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो तलाल चौधरी साहब, एक तरफ ये एक तासुर है कि ये जो समाअत शुरू हुई है 63A के रिव्यू में के बारे में, तो इसका जो भी फैसला आएगा उसका अल्टीमेटली फ़ायदा काजी फायज ईसा साहब को होना है, और इसीलिए लॉयर्स की कम्युनिटी जो है वो कह रही है कि 25 अक्टूबर के बाद हमने इनको कबूल नहीं करना। आप ये नहीं समझते कि ये एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ऐलान कर दें कि मैं 25 अक्टूबर के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं करूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा कि जी मुझे अहमद मीर नहीं पसंद और सुबह ये इधर नहीं बैठेगा, ये परसी उधर चला जाए? रिटायरमेंट है ना, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश जी। जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक़्त भी इनके खिलाफ रेफरेंस किसने डाला था? इनको तो उस वक़्त से अच्छे नहीं लग रहे, ये कोई नई बात तो नहीं। और उसके बाद अगर इसलिए ये ओहदे छोड़ दिए जाएं, या पाकिस्तान में अगर आपको कोई रोल मिलता है वो छोड़ दिया जाए कि जी आपको पसंद नहीं किया जा रहा, और जो कुछ इधर इसके इस्लामाबाद की बेकरी में हुआ है, अगर इसको प्रमोट करना है तो हमें बड़ी अच्छी तरह आता है। तो गुजारिश ये है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो एक ख़ास एंगल से देख रहे हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब अगर एक कानून दान के तौर पे आज ये बात 63A के पे करते तो कभी ना करते कि मैं बेंच को ये बात कहूँगा। इनके वालिद ये बड़े कानून दान हैं, ये अपनी कानूनी बात करते। जब आप एंगल लेके जाते हैं पीटीआई का कि मैं सेनेटर हूं क्योंकि पीटीआई का, तो मैं अब उस एंगल से बेंच को देखूंगा, तो फिर इन्हें बेंच नहीं अच्छा लगेगा। अब बेंच अच्छे वो लगेंगे जो गुड टू सी यू है, बेंच बस अच्छे वो लगेंगे जिनकी सास को भी फिक्र है कि मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं कि इमरान को सजा ना हो जाए, और बेंच वो अच्छा लगेगा जो कि साकिब निसार जैसे लोग हैं, बेंच वो अच्छे लगेंगे। इसका मतलब, मेरी एक बात है, अगर तो यही निज़ाम रखना है, ठीक है ना जी, फिर इनसे ज्यादा ताकतवर दो वो बंदूक वाले हैं। गुड टू सी यू आपको बहुत बुरा लगता था और फायज ईसा आपको बहुत ही अच्छा लगता है आजकल। देखिए, गुजारिश ये है, फायज ईसा बात ये नहीं है। अच्छा देखिए ना, मसला ये है, अब इनके रोल देख लेना। 63A पर जो जजमेंट है बंदियाल साहब की, खुदा के लिए मुझे कोई जस्टिफाई कर दे वो। हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट, सही कह तो रहे उनका गुड टू सी यू क्यों उन्होंने इमेज खराब किया इन वजूहात पे? तो जो फायज ईसा साहब ने कहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामेंट को ताला लगा दो, तो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए वो जब पावर्स लेके जजेस की कमेटी जो है उसमें बंदे अपनी मर्जी के बैठाते हैं, तो फिर उनमें और बंदियाल साहब में क्या फ़र्क है? पार्लियामेंट बड़ी देर सेशन में रही है, दोनों हाउस सेशन में नहीं थे, और उसके बाद अगर कोई ऑर्डिनेंस आया है तो मीर साहब आप फिक्र ना करें, हम इसको पार्लियामेंट से पास करके भेज देंगे। नहीं, आप तो पास करेंगे, लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जो कहते थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए पावर्स ली, और जिस दिन वो ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ जुमे के दिन, उसी दिन चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने बेंच बना दिया। गुजारिश ये है, इंटरम बेसिस पे अगर एक काम हुआ है कानून साजी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में हर वो तरमीम करेंगे जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकती है, बिल्कुल पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म कर सकती है,
पाकिस्तान को आगे, पाकिस्तान के गरीब की रोटी से लेके स्टॉक एक्सचेंज तक और मईशत तक सियासी इस्तेकाम के बगैर नहीं चलेगा। और सियासी इस्तेकाम जब तक पार्लियामेंट नहीं ना बनेगी, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ेगी अपनी, ये पार्लियामेंट बने, सिर्फ एक फैसला एक अदारे का अटल होता है, वो है पार्लियामेंट। बाकी हर एक का बदला जा सकता है, किसको रखना है किसको घर भेजना है, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अच्छा अली ज़फर साहब, ये जो एक पॉइंट है कि जो उमर अताब बंदयाल साहब थे वो जो फैसले करते थे उनको तो तहरीक इंसाफ बहुत पसंद करती थी, और अब काजी फाजिसा साहब जो हैं वो बड़े बुरे लगना शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ को। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हुआ था। तो ये जो एक नया कल्चर पाकिस्तान में पैदा हो गया, तेरा जज और मेरा जज, तेरा जज बुरा है तो मेरा जज अच्छा है, क्या ये कल्चर जो है ये ख़त्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से? ये ख़त्म हो जाएगा? जी देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं जज खेलने वाली बात, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारा एक टेंडेंसी है और बड़ी देर से ये चल रही है, अभी नहीं आई, कि जब किसी के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है जज, और जब किसी के ख़िलाफ़ आता है तो वो बुरा लगता है, और फिर ये एक माहौल ही बन गया है। और इसमें कोई एक साइड को आप सिर्फ नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है, इसमें सारे ही शायद एक ही लाइन टो करते हैं। लेकिन कईयों के पीछे वजूहात होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जज को छोड़ें और आप जजमेंट को देखें, और जजमेंट पे आप बिल्कुल तनकीद करें। बाकी जज साहब ने गलती की नहीं की, उनको हिस्ट्री और तारीख़ जो है वो खुद ही जज करेगी। अब जस्टिस मुनीर की भी बातें होती हैं, बड़े लर्नेड जज थे लेकिन उन्हें फैसले ऐसे कुछ किए जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और उसकी वजह से पूरी जुडिशरी को नुकसान हुआ। लेकिन ये अब एक हमारा एक रिवाज बन गया है कि अब हम सीधा डायरेक्टली जज को अटैक कर देते हैं, ये देखे बगैर कि वो जजमेंट क्या है या क्या नहीं है। गलतियां बहुत कर रहे हैं जज साहिबान, कोई शक नहीं है उसमें कि बहुत सारी जजमेंटें गलत आई हैं। सबसे अहम जो जजमेंट मेरी नज़र में जो बिल्कुल गलत है और जिसको किसी सूरत में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो है सिंबल केस की, और बिल्कुल गलत जजमेंट है। लेकिन आप जज पे तो तनकीद नहीं करेंगे, आप जजमेंट पे तनकीद करनी चाहिए आपको, और वही मैं करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और हो सकता है कल को वो जजमेंट सेटिस्फाइड भी हो जाए। अच्छा, लेकिन इसका अब क्या हल क्या है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जब तक, और एक बड़े जूरिस्ट ने बात की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब उसने कहा कि जब जज साहिबान ने बड़े कुछ 100 साल पहले कहा था कि जब जज साहिबान सियासी केसों में सियासतदान उनको इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो तनकीद का निशाना बनेंगे, और उनके ऊपर भी उसी तरह तनकीद होगी जिस तरह सियासतदानों पे होती है। और यही हाल हमने देखा। हम बड़ी देर से इंसिस्ट करते रहे जुडिशरी को कि आप सियासत में ना हिस्सा लें, सियासत ना खेलें, अपने आप को दूर रखें इससे। लेकिन ये 20 साल से आहिस्ता आहिस्ता, इनफैक्ट इफ्तिखार चौधरी साहब जब के आए थे उस वक्त से एग्जेक्टिव में जब इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ तो वो क्रिटिसिज्म फिर बढ़ता गया। फिर सबसे बड़ी गलती मेरी नज़र में अदालत ने ये रिसेंटली की कि उन्होंने ओपन मीडिया में अपनी बहस शुरू कर दी दिखाना। जब लोगों ने ये देखना शुरू किया तो फिर ऑब्वियसली जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप आ जाएं तो फिर मैं भी बात कर सकता हूं कि इस जज का ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है या गलत है, और आप भी बात कर सकते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं होती। और जब पब्लिक अरीना में आप आ जाएं बहस पे तो फिर आप हर चीज़ें कह देते हैं लोगों को, फिर वो कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं होती। और फिर उसके बाद फिर यही होता है जो अब आज हम देख रहे हैं कि फिर जजेस आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा क्राइसिस बन जाता है। अच्छा, और इस पे तो मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसका आंसर नहीं है। आंसर ये है कि हमें सबको अपना एक चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। अच्छा, अब जुडिशरी को भी, पॉलिटिशियंस को भी, अवाम को भी, वुकला मीडिया जो को है, भी। जब वुकला से हम पूछते हैं जी कि जो जजेज हैं इनकी लड़ाई की वजह क्या है, आप ज़रा हमें समझाएं, तो वो क्या बताते हैं, ज़रा सुने कुछ वुकला जो है वो क्या बता रहे हैं। बदकिस्मती है कि जजेस पोलिटिसाइज हो गए हैं या कर दिया गया है,
और अब मसाइल ईगो पे आ गए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही है। मुतालबा ये करते हैं फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी तो खतूत ख़त्म हो गए थे। देखिए, ख़त लिखने की एक तो वजह असूली है। जस्टिस मुनीर का जो इख्तलाफ है वो उनका इख्तलाफ ये था कि जब 2 मेंबर कमेटी है तो उनको तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार ही नहीं है, और वो लिहाजा मैं इस बेंच पे नहीं बैठता। हर मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो अपने अमल को जो है जस्टिफाई करने के लिए खतूत लिख रहे हैं। ये रवायत जो है मैं समझता हूँ कि इतनी सेहतमंद नहीं है। बुनियादी तौर पे तो जो नज़र आ रहा है वो कोई शायद इख्तियारात की तकसीम है, या कोई ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करने जा रही है तो उसको रोकना है, या बाकी कोई चीज़ें ऐसी हैं कुछ करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल जो खतूत, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ जजेस साहबान जो है वो जस्टिस मुनीर वाली तारीफ दोहरा रहे हैं, और कुछ आज़ाद मंश जजेस हैं जो इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया और आइन और कानून को बुलंद करना चाहते हैं। अच्छा, तलाल चौधरी साहब और भी बहुत से वकील जो है उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, मैं वो तो नहीं आपको सुनवा सकता, लेकिन एक इसमें जो तजवीज़ नज़र आ रही है कि फुल कोर्ट अगर बुला लिया जाए इस इशू पे तो फुल कोर्ट मसला हल कर सकता है। तो ये जो हम सवाल उठा रहे हैं जी कि जजों की लड़ाई क्यों हो रही है, तो ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जब पहले से ही किसी के जहन में हो कि इसके इतने दिन रहते हैं, इसके उस वक़्त तक इसको चलने नहीं देना, काम करने नहीं देना। नहीं, पहले से अगर किसी के जहन में ये हो कि इसने एक्सटेंशन लेनी है और ये मज़ीद 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी सरबराह बनने वाला है, तो फिर वो धमकी देंगे ना, जिस तरह आज दी उन्होंने। ये काम पार्लियामेंट का है। अच्छा, और पार्लियामेंट का काम, और पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस का और सियासी जमातों का पहला काम है कि वो कानून आइन की हिफाजत करें। तो तलाल साहब फिर देखें ना, फिर जो 63A का जो केस है उसका जो फैसला लिखेंगे काजी फायज ईसा साहब, तो उसका फ़ायदा तो फिर खुद उनको होगा ना, क्योंकि बाद में पार्लियामेंट ने अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है तो वो तो फिर काजी साहब अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 63A का जो फैसला हुआ है वो ठीक हुआ है, आप कह दें गलत हुआ है। हाँ। तो अगर उसको कोई बंदा ठीक करने जा रहा है नहीं तो वो आप उसको गलत कह रहे हैं। वो उसमें खुद क्यों बैठ रहे हैं? नहीं, कमाल हो गई, क्योंकि वो बेनिफिशियरी बनेगा ना उसके। पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने, काजी साहब ने खुद फैसला करना है। और दूसरी बात, किसने जाना है किसने रहना है, पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी। अच्छा। और दूसरी बात है, ये दिन गिनने वाले जो है ना, अल्लाह ना दिन गिनने वाला कोई नहीं होता। बाकी रही बात, ये जब 2004, 5, 6 में ये COD, आप तो गवाह हैं उन चीज़ों के, उस वक़्त पता था कि इस मुल्क में गुड टू सीजू होगा या फलाना होगा या फलाना होगा। ये सारी चीज़ें उस वक्त कॉन्सेप्ट था। अब मसला क्या है, सही चीज़ को भी इसलिए सही नहीं कहना क्योंकि बानी PTI जो है ना वो इस सही को भी सही नहीं कहने देता। PTI को छोड़ दें, मुझे ये बताएं मुझे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर ये पार्लियामेंट अमल दरामद करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है, पूरे का पूरे चार्टर पे जितना हो सके, जितना हो सकता है जी। 50% भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले भी किया था 18th अमेंडमेंट में, उसमें 19 जो है वो गर्दन पे गोडा रख के ना करवाओ, वो 19th वो पार्लियामेंट आज के दिन तक यरगमाल है उस 19th अमेंडमेंट की। पार्लियामेंट को तो अपनी आज़ादी के लिए जल्दी से जल्दी तरमीम करनी चाहिए, 18वीं तरमीम। लेकिन तलाल साहब आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गर्दन पे गोडा रख, यानी गर्दन पे घुटना रखा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने रखा था। बिल्कुल। उनको किस पार्टी की सपोर्ट हासिल थी उस वक्त? तो बिल्कुल हमने किया था, हम अदलिया को आज़ाद करा रहे थे, हमें पता नहीं था कि जज आज़ाद हो जाएंगे, अदलिया वहीं रह जाएगी। मतलब अब अगर कोई गलती मान लेनी चाहिए, हमारी नीयत में कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, हमारी नीयत में फ़र्क होता तो नवाज शरीफ गुजरांवाला से वापस पूरा इस्लामाबाद पहुंचते। अच्छा, अली जफर साहब ये बताएं कि अगर ये पार्लियामेंट जो है, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 2006 का, अगर उस पर 50% भी अमल दरामद कर देती है तो आपके ख्याल में अच्छा नहीं होगा? देखिए जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था लंदन में, जब ये दोनों सब लोग, दो बड़ी पार्टीज थी उस वक्त, वहाँ बैठ के उन्होंने एक चार्टर बनाया था। उसमें बहुत सारी शिकें थीं, एक यस आईनी कोर्ट की भी थी, और ये एक शिक ये भी थी, शायद तलाल साहब को याद हो, उसका नंबर शायद 14 नंबर था या 15 नंबर था, जिसमें शिक में ये लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की कोई भी
जो पार्टी है वो उसको नहीं मंजूर करेगी, उसकी मुताबिक नहीं, वो नंबर 22 था, वो नंबर 22 था और उसमें ये कहा गया था कि हम फौज की मदद से कोई भी गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, ये था, नहीं लाएंगे। हाँ। अच्छा, अब ये सारी बातें, उसमें बहुत सारी और शिकें भी थी इस किस्म की। और अगर आप अमल दरामद करना चाहते तो आप बहुत अरसा पहले, क्योंकि ये तो देखें कितने साल हो गए हैं, बहुत अरसा पहले आप उस पर अमल दरामद कर चुके होते। ये एकदम अचानक ख्याल आया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, और फिर उस पर कोशिश की गई कि आप सेनेटर्स और MNAs को इकट्ठा करके एकदम यकायक पास कर दें। किसी ने ड्राफ्ट वो देखा भी नहीं हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में 80 से ज़्यादा तरामीम थीं। उसमें ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट की ताकत ख़त्म कर दी जाए, सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाए, मिसिंग पर्सनस का अगर कोई इशू आए और नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो वो हाई कोर्ट उसको उसके बुनियादी हकूक़ इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये भी उसमें था शिक। और इस किस्म की शिक थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना जाएगा और प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे कि उसमें कौन होगा जज। ठीक है। तो इस किस्म की अजीब व गरीब जो शिकें थीं वो हुकूमत ने लाने की कोशिश की। यही हुकूमत जिसका ड्राफ्ट शायद किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन सारे MNAs और सेनेटर्स जो थे हुकूमत के, वो तैयार थे उस वक्त साइन करने के लिए। वो तो शुक्र है मौलाना फजलुल हक साहब ने उस वक्त कह दिया कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, और वैसे भी नंबर्स उनके पास नहीं थे हुकूमत के, तो ये मामला बच गया। वरना ऐसी यानी आइन को अमेंडमेंट्स नहीं थी, वो आइन को तोड़ने वाली बात थी। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आइन टूट जाता उस अमेंडमेंट से तो नुकसान हम सबको होना था। वो तो अभी बचत हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये फिर एक अटैम्प्ट हो रही है। और इस बार अजीब बात है और परेशानी की बात यह है कि इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसका कोई ताल्लुक नहीं है 63A से, जिसका सिर्फ ताल्लुक ये है कि वो अपना जो वकीलों की वेलफेयर है उसका ख्याल रखे, वो अब कूद गई है मैदान में। लेकिन और वो कह रही है कि जनाब सदर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को आप भी सुप्रीम दुरुस्त कोर्ट करें। बार के सदर रहे हैं, और जो सदर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के, अगर मैं गलत नहीं तो उनका ताल्लुक भी आप ही के ग्रुप से है, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? आपने उनको क्यों नहीं समझाया? जी, मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की और करता रहूँगा, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त बहस कर रहे हैं अपना, और एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार कर रहे हैं। उन्होंने आज ये नहीं कहा कि मैं एक वकील की हैसियत से कर रहा हूँ, वो एज ए प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो इसलिए वो मुझे परेशानी है कि वो पूरे वकला कम्युनिटी की तो आवाज़ नहीं है। वो शायद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते तो मैं कुछ ना कहता, या अगर वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते एक लॉयर पे, तो मैं शायद कुछ ना कहता। लेकिन वो एक लीगल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, और लीगल कम्युनिटी इस मामले में एक पेज पे नहीं है। चलें, इस पर लीगल कम्युनिटी जो है वो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना दुरुस्त नहीं है ये इस केस में। हुकूमत अच्छा, अगर आती इसमें रिव्यू में तो वो अलग बात आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, तो उनका ये कहना है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और उसके बाद वो ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के पास जाएगा। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो हम ज़रा चाहेंगे कि इस पर मज़ीद बात करेंगे। क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे नुकात जिनको अभी तक अमल नहीं किया गया, जिन पर क्या उनको नई प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शामिल किया जा सकता है? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा तलाल साहब, मैं कुछ चीज़ें हैं आपसे पूछता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं सिर्फ इस पर ज़रा लंबी बहस में ना जाएं। मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट नंबर 15 है, 15, कौमी और सूबाई असम्बलियों में चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हिज़्ब मुखालिफ के लीडर अपनी अपनी असम्बलियों के लिए भर्ती करेंगे। आपके ख्याल में ये ठीक है? इस पर अमल दरामद होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि कुछ सूबाई असम्बलियों में नहीं होता, कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता। इस पर होना चाहिए, आपके ख्याल में होना चाहिए? अच्छा आगे चले जाते हैं। ये हम फौज की मदद से कोई भी गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, बिल्कुल ठीक है, इस पर भी लेकिन साथ ये भी इस दफ़ा शामिल कर दें कि हम फौज को ज़बरदस्ती भी नहीं लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका नुक्ता नंबर 28 है, तमाम सियासी असीरों को रहा करते हुए गैर मशरूत तौर पर उनको सियासी वाबस्तगियों को बहाल किया जाए और तमाम सियासी पार्टीज़
और शख्सियात के लिए इलेक्शन ओपन होना चाहिए? देखिए, सियासतदान होने से लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आप जो मर्जी करें, और सियासतदान होने से बल्कि पहले एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना सियासी सिरों को रहा करना चाहिए कि नहीं करना? सियासी, लेकिन जिन पर कोई मुकदमा ना हो, ठीक है, जो जेनवन जिन पे मुकदमात है, देखो ना जी, हुण तुसी कहो जी कि 190 मिलियन भी कोई खा जाए तो कहे मैं सियासी हाँ तो मैनू माफ़ कर दो। अच्छा अगला चलते हैं। आम इंतखाबात के 3 माह बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। ये इसको इसी तरह ही आना चाहिए आइन में। तो ये फिर आप अपने ड्राफ्ट में इसको शामिल करें कि बल्दियाती इलेक्शन भी कराना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। देखिए मसला क्या है, या रिफॉर्म बंदा करना शुरू कर दे तो हम तो 2013 में बड़ी मुश्किल आए थे, अभी 13 में पूरा आके इधर पहुंचे नहीं थे तो धरना आ गया था। चलें, ठीक है ना जी, और उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिफॉर्म, अभी ये अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि यकायक क्या ख्याल, वो भी यकायक भी अगर अच्छा ख्याल आ गया है तो आप हमारे साथ हो। अच्छा एक और अली ज़फ़र साहब, चलें, आपने कहा कि यकायक क्या ख्याल आ गया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उठा के, तो आप कह रहे हैं हमने उस पर अमेंडमेंट लानी है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 3-4 और भी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ इस पर अब आपसे बात कर लूँ। जो पॉइंट नंबर 32 है वो कहता है जी ISI, MI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज PM सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट डिवीजन के मातहत एहतसाब के लायक होंगे और इनकी बजट DDC यानी कि डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की, उसकी मंजूरी से मुतलका मिनिस्ट्री मंजूर करेगी। आपके ख्याल में ये भी आना चाहिए? जी देखें, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनता है, जब डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर सारी शिकें आएँ। अगर आपने एक शिक कुछ सिलेक्ट करके आप ला रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपकी नीयत कुछ और है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने बनाया था, अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट फिर सारा कुछ करें। बड़ा आसान है बैठ के आप एक मौक़िफ़ बना दें और फिर बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें कि जनाब इसमें से ये शिक थी, हम ये लेके आ रहे हैं और बाकी भूल जाएं, तो ये तो फिर बात नहीं बनती है, तो उसूलों की बात नहीं है। आप कह रहे हैं अगर अमल दरामद करना है, आप कह रहे हैं अमल दरामद करना है तो पूरे के पूरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद किया जाए। मैं कह रहा हूँ जी कि अगर आपने करना है, आप लेके आए शिकें सारी जो नॉर्म ये इसके मुताबिक हैं, डिस्कस करें, डिबेट करें, जिस तरह 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट्स हुई थी आइन में, और वो बाकायदा 1 साल लगा था उसमें, हर चीज़ पे डिस्कस करें, तो क्यों नहीं, वो अच्छी बात है डिस्कस करना, और उसके बाद जो उसका नतीजा निकले वो फिर लेके आएँ। लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं पिक एंड चूज़, और जिस तरह जैसा मैंने बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बहाने 80 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स ले आए जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिनका जिक्र भी नहीं था, बल्कि शायद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वो मुखालिफ थी, वो उसके उल्ट थी, वो अमेंडमेंट जो लेके आना चाह रहे थे। तो इसमें आप अगर सिर्फ बहस करें, पर्सनैलिटीज़ निकाल के, तलाल साहब बार बार पर्सनैलिटीज़ लेके आ रहे हैं अपनी डिस्कशन में, मैं तो बात कर रहा हूँ असूलों की और प्रिंसिपल की और इवेंट्स की और डॉक्यूमेंट्स की। आप उठा के देख लें इनका जो ड्राफ्ट था, जो पीपल्स पार्टी के पास भी गया और जो शायद सेनेटर जो हैं उनके पास भी गया, मुर्तज़ा कामरान मुर्तज़ा साहब के पास, JUI के जो वकील हैं, तो उनके पास भी जो ड्राफ्ट्स गए उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब तो कहते हैं कि जो मैंने पहले निकाला ड्राफ्ट, तो उसमें एक सांप निकला काला, आर्टिकल 8 का तरमीम। तो ये इस किस्म की वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लेके आना चाह रहे थे। आर्टिकल 8 के अंदर जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, इजाफे थे, वो सारा बताया है। वो काला सांप नहीं था, बल्कि वो काला अजदहा था। सांप तो छोटी चीज़ होती है, वो अजदहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सब ख़त्म हो गया और हुकूमत ने भी अब उस पर इसरार नहीं किया। तलाल चौधरी साहब, अब आपके मेहरबान और महबूब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि आपने 4 अक्टूबर को D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, यानी कि इधर मुजाहरा करना है यहीं पे। तो ज़ाहिर बात है हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा इमरान खान साहब के पास जेल में कोई पार्टी जाएगी और उनको दरख्वास्त करेगी कि अपना ये ऐलान वापस ले लें आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, हुकूमती मौक़िफ़ नहीं, कि सियासी जमातों से सियासी जमातों जैसा सलूक होना चाहिए।
अच्छा, जो सियासी जमात जिसका बिहेवियर ही सियासी नहीं है और जिसका माजी ये बताता है कि वो सियासत की आड़ में ये सब कुछ वो अफरा तफरी है, उनके साथ ये एहतजाज का हक, जलसे का हक, सियासत का हक उन्हें होना ही नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं मीर साहब, 126 दिन का धरना वो रिटर्न एग्रीमेंट था, आपको उस वक़्त हम दिखाया करते थे, उसकी आड़ में ये रेड जोन में आए। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया 25 मई 2022 को पूरे इस्लामाबाद को आग लगी। उसके बाद 9 मई हुआ। उसके बाद ये क्या बार बार ये नहीं कहते कि तहबाला कर देंगे, इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब क्या है कि जिसमें कोई कानून आइन नहीं होगा, कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, अब हमारी मर्जी चलेगी। तो अगर इनकलाब लेकर आना है तो ऐसा इनकलाब जिसमें मादर पिदर आज़ादी होगी, या मेरा मतलब जिसमें तालिबान या वो वाली सोच रखते हैं, तो वो वाला इनकलाब तो फिर हम रजिस्ट करेंगे। हम तो आइन और कानून का इनकलाब चाहते हैं। ठीक है। और इन्होंने अगर कोई एहतजाज करना है, सियासी जमात बन के दिखाएं। और सियासी जमात सियासी अब इनके ये कोई वहाँ से ऐलान नहीं होगा कि वहाँ एहतजाज, वहाँ ये इसका फैसला हुकूमत करेगी कि कहाँ एहतजाज हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, इस पर अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अली ज़फ़र साहब, ये जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अलीमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो पिछले 2-3 दिन में बयानात दिए उसमें बड़ी बहस हो रही है, और उन बयानात को सामने रखें तो क्या ये तलाल चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें वज़न नहीं है कि आप एक सियासी पार्टी की तरह बिहेव करें? क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं अलीमीन गंडापुर साहब, वो तो कह रहे हैं आप एक गोली चलाएंगे, हम 10 गोलियाँ चलाएंगे। तो क्या इस किस्म के मौक़िफ़ की रोशनी में आपको डी चौक इस्लामाबाद में आने की इजाज़त दी जा सकती है? सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, एहतजाज करना हमारा आइनी हक है, और ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने तो इस पर बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हैं और तबसरे भी किए हैं, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि हमारा आइनी हक है, हर सियासी जमात का आइनी हक है, हर शख्स का, हर शहरी का एक हक है, बुनियादी हक है आइन के तहत कि वो एहतजाज करे। अब हाँ, इनका अभी बात की हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारी मर्ज़ी कि हम एहतजाज करने दें, किस टाइम पे, किस जगह पे। इनकी नज़र में शायद एहतजाज का मतलब ये है कि 4 से 5 बजे तक मैरियट में बैठ के आप एहतजाज कर लें, और वो एक एहतजाज समझते हैं। एहतजाज ये नहीं होता। एहतजाज ये होता है कि लोगों का जलसा होता है, गैदर करते करते उनको लाते लाते भी बड़ा टाइम लग जाता है, और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, वो सुनना चाहते हैं अपने कायदीन को, उसमें घंटों लग जाते हैं, 11-12 बजे रात भी हो जाती है। हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका प्रोटेस्ट है या आपका राइट है, आपका वो राइट जो है आपने एक्सरसाइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है आपने पुरअमन तरीके से, और वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। और यही है, बल्कि मैं तो उसे एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं एक कदम आगे जाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म, हम बर्दाश्त करते रहेंगे और करते रहना चाहिए हमें जुल्म, लेकिन अपना राइट जो है, हमारा हक है जो प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का और तकरीर करने का, वो हक हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, हमें मारा पीटा जा रहा है, लेकिन हमने जो पुलिस मैन जिन्होंने मारा पीटा, उनको हमने, जो लोगों ने पकड़ा उनको छुड़वाया, हमारे लीडरान ने उनको बचाया, उनकी हिफाजत की, क्योंकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट चाहते हैं और जुल्म बर्दाश्त करना जानते हैं। हाँ, जो आपकी आखिरी बात थी जिसमें आपने कहा कि स्टेटमेंट जो है किसी की भी, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी नज़र में तकरीर करने में भी और एहतजाज करने में भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, उसकी एक लिमिट है, और आप वो लिमिट, अगर कोई आप ऐसी गलती करते हैं जो कि कानून के बाहर हो, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि किसी ने कुछ कहा इसलिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी जमात को पूरा का पूरा एहतजाज नहीं करने देंगे। ये कहीं आइन में नहीं लिखा, मुझे दिखा दें आइन में ये कहाँ लिखा है। आप किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एहतजाज का हक़ नहीं छीन सकते। और अगर आप छीनेंगे तो मैं भी आपको, जिस तरह और लोग हमारे कायदीन जो हैं, वो लीडर्स जो हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं, मैं फिर आपको वार्निंग दे दूंगा कि लोगों को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, उनको अगर एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे कि अपनी गुफ्तगू कर सकें, अपनी बात कर सकें, तो फिर वो फट पड़ते हैं और फिर उससे नुकसान होता है।
तो ये ना आप इतना ना लिमिट, इतना ना आगे चले जाएं कि लोग फट पड़ें और फिर जब आप फट पड़ते हैं तो फिर आप काफ़ी कुछ कह जाते हैं जो कि आपकी शायद इंटेंशन भी नहीं होती, आपकी नीयत नहीं होती वो कहने की, लेकिन आप गुस्से में कोई बातें कर जाते हैं। वो कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए आपको अपनी ज़ुबान पे भी, लहजे पे भी, और ये हर एक पे अप्लाई करता है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नहीं, ये हमारी अपनी आम चलें गुफ्तगू अब में इस भी पे ज़रा मैं देखता हूँ कई बार लोग इस पे ज़रा रिस्पॉन्स ले लूँ। तलाल चौधरी साहब आखिर में ज़रा रिस्पॉन्स दे दें कि आप इतना पाबंदियाँ ना लगाएं कि बकौल अली ज़फ़र साहब के लोग फट पड़ें। सारी चीज़ है मीर साहब, ये रावलपिंडी के लियाकत बाग में कई हफ्ते जमात इस्लामी का धरना हुआ, कोई एक पत्ता, कोई एक गमला टूटा, हुकूमत ने सिक्योरिटी दी, सारे मामलात खैर वफियत से हुए। इन्होंने ऐलान किया तो क्यों रोका गया? इसी तरह इस्लामाबाद में जलसे होते हैं, लोग आते हैं, जलसा करते हैं, चले जाते हैं। JUIF ने किया, इनके दौर में भी किया। उसके बाद देखिए, एक कानून और ज़ाब्ते के अंदर चीज़ें हो सकती हैं जिनका माजी इस बात का गवाह हो कि वो सियासी हैं ही नहीं। जब तक 9 मई धरने जैसी इनकलाब और तहो बाला करने की सोच नहीं हटेगी तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर सख्ती करे और इजाज़त उसी वक्त ही दे या उस माहौल में दे जहां आम आदमी की ज़िंदगी। तो इसका मतलब है 4 अक्टूबर को डी चौक तक आने की इजाज़त तो नहीं दे देखिए जी, ये अपना बिहेवियर सियासी करें और ये कानून डिक्टेट अडियाला से नहीं होगा, वो कानून खुद अपने आप को डिक्टेट करेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तलाल चौधरी साहब और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब। और आप सिर्फ इतनी ही मुअद्दबाना गुजारिश कर सकता हूँ कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान है उसका ख्याल करें। आईन पाकिस्तान में जो आज़ादियाँ दी गई हैं उसका दोनों को ख्याल करना चाहिए, और जो ये आज़ादियाँ हैं इनके साथ साथ ये आइन हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करता है। जैसा कि आइन का जो आर्टिकल 19 है उसमें आज़ादी इजहार के साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद की गई हैं, कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। तो आज़ादी का भी इस्तेमाल करना हमारा हक़ है, लेकिन वो आज़ादी जो है उसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना आईन पाकिस्तान का तकाज़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।